गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन चैप्टर जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है हमारी बुक में, उसमें हम थर्ड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसको हमने क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन हम मीनिंग सा ही पढ़ पाए थे। तो आज हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन क्या रहता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंपनी के पास जो है ऑप्शन रहते हैं कि वो कोई भी जो है शेयर इशू कर सकती है। मेनली कंपनी जो है दो तरह के शेयर जो है वो इशू करती है। एक आता है उनके पास इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फ़र्क होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रहता है, और इक्विटी शेयर्स के लिए जो डिविडेंड रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग इक्विटी शेयर परचेज करते हैं और शेयर होल्डर बनते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको जो अमाउंट दिया जाएगा, जो उनको डिविडेंड पे किया जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब ये जो चैप्टर है हमारा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, इसमें हम डिसीजन की जो बात करते हैं वो डिसीजन जो है हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स रहता है। तो जिनका डिविडेंड फिक्स रहता है उनके लिए कैसा डिसीजन लेना, क्लियर। तो यहाँ पर जो डिसीजन की बात है वो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है। तो डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। डिविडेंड रेफर्स टू दैट प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स which is distributed among the owners or shareholder of the company। कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। और प्रॉफिट का जो पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है उसको क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग आपने कैसे याद रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो पे कर दिया ना, तो वो जो है क्या हो गया, डिविडेंड। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन करके रखा, उसको क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। और दूसरी बात, रिटेन अर्निंग को रिटेंशन रेशो भी कहते हैं, और जो डिविडेंड पे किया जाता है उसको पे आउट रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो भी कहते हैं, क्लियर। डिविडेंड रिलेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ फिक्स्ड रेट। कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जो रेट रहता है डिविडेंड का हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे डिविडेंड का मतलब किससे है, किससे रिलेटेड है ये डिसीजन, इक्विटी शेयर होल्डर से, क्लियर। और इसके बाद ये तो अब पता लग गया आपको कि डिविडेंड डिसीजन किसके लिए लिया जा रहा है और डिविडेंड होता क्या है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन क्या होता है। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, आप यहीं से इसको रीड कर लेना चाहे। डिविडेंड पॉलिसी मीन्स टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग दी what proportion of earnings is to be distributed among shareholders and what proportion is to be retained for reinvestment in the business। कि प्रॉफिट का कितना पार्ट जो है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में क्या आएगा कि प्रॉफिट का कितना पार्ट जो है कंपनी को अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पार्ट जो है रिटेन करके रखना है, क्योंकि कंपनी को कुछ पैसा जो है रिटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो बिजनेस में उसको क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कर सके, री इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि कंपनी के बहुत सारे जो है एक्सपेंडिचर रहते हैं, उनको मीट आउट करने के लिए भी क्या चाहिए, उनको कुछ रिटेनिंग जो होगी उनके पास रहनी चाहिए। अगर वही नहीं होगी तो वो अपनी जो एक्सपेंडिचर उसको मीट आउट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में ये सोचेंगे कि कितना प्रपोर्शन में प्रॉफिट का देना और कितना रिटेन करके रखना है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के अंदर जो है कुछ थ्योरीज आती हैं। थ्योरीज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि डिविडेंड जो है कंपनी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक जो डिविडेंड पॉलिसी जो डिसीजन रहता है वो रिलेवेंट भी होता है, और कुछ ये मानते हैं कि वो इरेलेवेंट होता है। अब वो कैसे, रिलेवेंट मतलब कि जो वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है रिलेवेंट थ्योरी में दो पर्सन है जिन्होंने थ्योरी दी है, वॉटर्स मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल।
आज हम जो है वाटर मॉडल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब है कि वो इस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि डिविडेंड डिसीजन जो है वैल्यू ऑफ फर्म को क्या है, इफेक्ट करता है। मतलब एक कंपनी जो है उसकी पोजीशन को जो क्या है वो इफेक्ट करता है, उसकी वैल्यू को इफेक्ट करता है। तो इरेलेवेंट डिसीजन क्या होता है, या इरेलेवेंट थ्योरी क्या रहती है? इरेलेवेंट थ्योरी बोलती है कि डिविडेंड डिसीजन वैल्यू फर्म को इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आपको मैंने क्लास में बताया है कि MM थ्योरी, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच हमेशा ही क्या है, उल्टा ही बोलती है, उसके ऑपोजिट में है। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग जो होते हैं अगेंस्ट बोलते हैं, और कुछ लोग जो है मानते हैं कि ये चीज़ जो होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर जो है वाटर्स मॉडल में सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे, एजम्पशंस पढ़ेंगे। तो जो वाटर्स मॉडल इनका जो ये किसने दिया था, प्रोफेसर जेम्स ई वाटर्स ने दिया था, और इनकी एजम्पशंस हैं। अब एजम्पशन तो आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जिन लोगों ने अगर किसी चीज़ के कंसेप्ट को माना है तो वहाँ पे कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। अगर उसमें से किसी एक भी एजम्पशन को हमने मिस किया तो वो थ्योरी क्या है, वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एजम्पशन में क्या बोला गया है, ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग, कि कंपनी जो है जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगी, क्योंकि कंपनी ने और भी तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होते हैं कि ये जो प्रॉफिट का पार्ट है या जो पैसा आया है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं जितना भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा वो जो वहाँ की वो जो फाइनेंस होगा, वो सारा का सारा फाइनेंस जो है वो कहाँ से आएगा, रिटेन अर्निंग से आएगा। बाहर से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब वो आउटसाइड कोई भी फंड रेज नहीं करेगी। दूसरी बात है, सेकेंड एजम्पशन बोलता है रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर कांस्टेंट। थर्ड आता है कि उसकी जो लाइफ है, किसकी लाइफ, कंपनी की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप नहीं करेगी, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है? और यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो यहाँ पर जो है वाटर्स मॉडल ने जो रिलेवेंट थ्योरी दी है, उन्होंने इसको जो है दो चीज़ों को ही क्या है, इसका आधार माना है। ठीक है? बेस इसने क्या लिया, इन्होंने दो चीज़ें ली है। एक तो बोला रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका क्या रहेंगे, बेस रहेंगे। बट डिपेंड करता है, जो डिविडेंड पॉलिसी जो यहाँ पे डिपेंड करेगा वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो कैसे डिपेंड कर रहा है ये, बोलता इफ रेट ऑफ रिटर्न मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये किसकी बात कर रहा है, ग्रोथ फर्म की। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्रोथ फर्म है, यहाँ पे नॉर्मल फर्म है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नॉर्मल फर्म है। यहाँ पे इनसे मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो है ना डिक्लाइनिंग फर्म होना चाहिए था। क्लियर? ये यहाँ से इनसे मिस्टेक हुई है, डिक्लाइनिंग फर्म होना चाहिए। इसको आप करेक्ट कर लेना, वैसे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे 3 तरह की ही फर्म्स की जिक्र किया जाता है, यहाँ से इनसे मिस्टेक हुई है। तो देखो इफ रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपने जितना पैसा लगाया किसी कंपनी के अंदर, आपको उससे क्या है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, मतलब, और फर्म भी कौन सी वाली है, ग्रोथ फर्म है, मतलब उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अगर मार्केट के अंदर किसी कंपनी की पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी, वो डिविडेंड जो है दे चाहे ना दे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसकी पोजीशन ही मार्केट में इतनी अच्छी है कि इन्वेस्टर जो है खुद ब खुद वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोलता है, रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाली अगर कोई ऐसी फर्म है, ग्रोथ फर्म है, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है उसकी कॉस्ट से, तो क्या करना चाहिए, तो बोलता है द फर्म शुड हैव जीरो पे आउट रेशो। मैंने आपको बताया पहले ही, डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब जितना हम क्या है डिविडेंड पे करते हैं, जो हम डिक्लेयर कर देते हैं उसको बोलते हैं पे आउट रेशो। अब यहाँ पे बोलता है कि ग्रोथ फर्म को अगर कोई रिटर्न मिलती है और रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो उस केस में उसको जो है कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए अपने शेयर होल्डर को। और क्या कहता है, री इन्वेस्ट द एंटायर प्रॉफिट टू अर्न मोर देन इन्वेस्टर्स। और बोलते हैं सारा का सारा जो प्रॉफिट है उसको क्या है, री इन्वेस्ट कर देना चाहिए।
कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ग्रोथ फर्म की जो रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है तो उस वाली फर्म को ज़ीरो, मतलब कोई भी डिविडेंड जो है डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सारा का सारा पैसा रिटेन करके रख के अपने बिजनेस में लगा सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो इस केस में उसको जो इन्वेस्टर, जो उसको प्रॉफिट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर को डिविडेंड देना पड़ता है हमें, और डिविडेंड देने का कारण ये है कि हमने अपने इन्वेस्टर को क्या है, खुश रखना है। ठीक है, अब इन्वेस्टर जो है अगर वो खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी में बार बार क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सोच रहा है जब यहाँ पे ग्रोथ फर्म है तो उसको किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी पोजीशन मार्केट में ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि इन्वेस्टर उसको छोड़ के कहीं और जाएंगे नहीं। सेकेंड, अगर कंपनी की जो है रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और फर्म कौन सी वाली है, नॉर्मल फर्म है, मतलब नॉर्मल फर्म है, ना तो बड़ी ज़्यादा हाई है ना बड़ी ज़्यादा लो है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, सॉरी यहाँ पे डिक्लाइनिंग फर्म है, ये मैं इसको काट ही देती हूँ, बार बार गलत पढ़ा जा रहा है। अगर जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कंपनी में जो ये कौन सी वाली फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है, कि वो क्या है, डूब रही है, मतलब उसके पास इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है, रिटर्न उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो बोलता है कि उस केस में क्या करना चाहिए कंपनी को, फर्म शुड हैव 100% पे आउट रेशो, जितना भी वो कमा रही है सारा का सारा एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, क्योंकि लेट द शेयर होल्डर री इन्वेस्ट देयर डिविडेंड इनकम टू अर्न हायर रिटर्न, क्योंकि अगर कंपनी ने उस 100% पे रेशो को नहीं दिया तो जो शेयर होल्डर है उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि वो जितना भी उसने अभी तक कमाया है उसको सारे को क्या कर दे, डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर को दे दे, और इससे क्या होंगे, वो शेयर होल्डर जो है उन्हीं कंपनी में बने रहेंगे और उसी पैसे को दोबारा से उसी कंपनी में क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका है कि कंपनी को किस तरह से अपनी जो है एक डिविडेंड डिसीजन लेना है कि उसकी खुद की पोजीशन क्या है। अब पोजीशन अच्छी है तब तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड दे चाहे ना दे, अगर पोजीशन ही अच्छी नहीं है कंपनी की तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि मुझे डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिक्लाइनिंग फर्म को डिविडेंड देना चाहिए। अगर वो नहीं देगी डिविडेंड मान लो, तो वो तो वैसे डूब जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर भी चले जाएंगे उनके हाथ से, और ऊपर से क्या है वो इतना डूब रही है और खुद क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब नॉर्मल फर्म की बात करें तो नॉर्मल फर्म क्या रहती है, जहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। तो बोलता है उस केस में वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करना चाहती है। तो बोलता है रिटर्न टू फर्म फ्रॉम री इन्वेस्टिंग द रिटेन अर्निंग्स विल जस्ट बी इक्वल टू द अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम। अब यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत, मर्जी है कि कंपनी दे चाहे ना दे। अब शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, इन शॉर्ट में अगर कंपनी जो है उसकी रिटर्न मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो उसको ज़ीरो पे आउट रेशो, कि कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा जो है रिटेन कर ले, 100% रिटेन कर ले। अगर कंपनी की कंडीशन कैसी वाली है, पोजीशन कैसी वाली है, डिक्लाइनिंग वाली है। डिक्लाइनिंग कब होगी, जब रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बोलता है डिक्लाइनिंग केस में 100% क्या कर दे, पे आउट रेशो कर दे, 100% जितना प्रॉफिट कमाया है वो सारा का सारा शेयर होल्डर में क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और कुछ भी रिटेन करके ना रखे। और बोलता है लास्ट जो मैंने बताया इक्वली वाली में अपनी मर्जी है उसकी, कंपनी की, नॉर्मल फर्म है, देना चाहे तो दे दे, ना देना चाहे तो ना दे। तो यहाँ पर जो है इसका एक फॉर्मूला रहेगा कि किस तरह से वाटर मॉडल के अंदर हम जो है प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्या रहेगी, हमारी अर्निंग रहेगी, माइनस डिविडेंड करेंगे अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है, इसको आप लर्न करना, हम इसको जो है न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।